नमस्कार। आज आपके सामने आज के समाचार पत्रों के महत्वपूर्ण तथ्यों को समेट कर लाया हूँ। आशा करता हूँ ये सभी आपको आगे आने वाले आगामी परीक्षा के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों हेतु महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगे। पहला है, गर्भाशय कैंसर से बचेगी हजारों महिलाओं की जान। एम्स ने जांच के लिए 2 अलग अलग तकनीकें विकसित की। एम्स ने गर्भाशय के मुंह पर होने वाली कैंसर व गुर्दे के प्रत्यारोपण को असफल बनाने वाले वायरस की जांच के 2 अलग अलग तकनीकें विकसित की। इसके अलावा एक अन्य तकनीक से वायरस की मात्रा का पता लगाने की खोज की। यह जानकारी एम्स के एनाटॉमी विभाग के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सुविधा के प्रभारी टीसी नाग और सुभाष चंद्र यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि एम्स के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सुविधा ने एक विधि विकसित की है जिससे महिलाओं में होने वाले कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को होने से पहले ही पता लगा सकता है। इसमें करीब 1.5 से 2 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट आ जाती है। उन्होंने बताया कि कीट आधारित इस तकनीक से कोई साधारण इंसान भी कैंसर का पता लगा सकता। अभी तक 5000 मरीजों पर किए गए शोध में 96% सटीकता पाई गई। उन्होंने कहा कि इसका खर्च मात्र 100 रुपये आता है। इससे हजारों महिलाओं की जान बचाई जा सकी। इस किट का वर्ष 2021 में पेटेंट भी करा लिया गया है। इस किट से आशा और एएनएम भी कैंसर की जांच कर सकती है। अभी 10,000 नमूनों पर जांच करने के बाद सरकार से इसे राष्ट्रीय कैंसर स्क्रीनिंग सेवा में शामिल करने की सिफारिश करेगी। इस तरह ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करके वायरस की मात्रा निर्धारित करने के लिए एक विधि विकसित की गई है, जिससे वायरल वैक्सीन विकास में काम करने वाले फार्मा उद्योग को लाभ हो सकता है। ईएमएफ भारत में एकमात्र इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सुविधा है जो फार्मा उद्योग को जर्मनी में 1,30,000 की तुलना में केवल 13,000 रुपये में सेवा प्रदान करते हैं। ये आपको बीपीएससी, यूपीएससी मुख्य परीक्षा में साइंस, टेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए उपयोगी साबित होंगे। नेक्स्ट है, बढ़ती आबादी स्वीकृत संसाधन। ये आपको बीपीएससी, यूपीएससी, उत्तर प्रदेश पीसीएस, अदर राज्य पीसीएस में ये आपको काम आ सकता है। बढ़ती आबादी स्वीकृत संसाधन। चीन का उदाहरण देखकर जनसंख्या के मुद्दों को कम आंकना तर्कसंगत नहीं है। यह समझना हो कि भारत जनसंख्या के मामले में चीन से 3 गुना आगे है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अनुमानित जनसंख्या 144.17 करोड़ हो गई है। इस तरह जनसंख्या के मामले में भारत विश्व में सबसे आगे। चीन 142.5 करोड़ की जनसंख्या के साथ दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में बताया गया कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण भारत में मातृ दर में काफी गिरावट आई है। कहा जाता है कि चीन अब तक जनसंख्या के मामले में सबसे आगे था। इसके बावजूद यह विकास के मार्ग पर अक्सर रहा, इसलिए ज्यादा जनसंख्या कोई समस्या नहीं है। दरअसल चीन का उदाहरण तक जनसंख्या के मुद्दों को कम आंकना तर्कसंगत नहीं है। यह समझना होगा कि भारत जनसंख्या के मामले में चीन से 3 गुना आगे। चीन भौगोलिक रूप से बड़ा देश है। आबादी और संसाधनों का बोझ उन्हीं देशों पर ज्यादा पड़ता है जहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा होता है। हालांकि हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि दर में भी कमी देखी गई है। देश के एक बड़े तबके में इसे लेकर जागरूकता आई और लोग ज्यादा आबादी के नुकसान भी समझने लगे हैं। हालांकि इस दौर में जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करें उसके राजनीतिक नेता आसानी से समझे जा सकते हैं। दुखद यह है कि सरकारी नीतियों के चलते हम अभी तक आबादी को संसाधन के रूप में परिवर्तित नहीं कर पाए। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में हमें आबादी बोझ ही दिखाई देगी। हमारे देश की आबादी का बड़ा हिस्सा युवा है। हमारे देश में बेरोजगारी की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। ग्रामीण बेरोजगारी दूर कर बड़ी आबादी को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन सरकार अपनी विफलता छिपाने के जरूरी मुद्दों को टालकर अन्य गैर जरूरी मुद्दों को जानबूझकर खड़ा कर देती है। हालांकि जनसंख्या को लेकर हुए अध्ययन बताते हैं कि कुछ छोटे और समृद्ध देशों को छोड़ दे तो कमोबेश सभी देशों की आबादी बढ़ रही है। यह अलग बात है किसी देश की आबादी ज्यादा बढ़ रही है और किसी की कम। सवाल है कि भारत के संदर्भ में जनसांख्यिकी लाभांश के लिहाज से इस स्थिति को कैसे देखा, जिसे इस सदी की शुरुआत से ही भारत की जनसंख्या सबसे बड़ी शक्ति माना जा रहा है और इसके बल पर भारत दुनिया को पीछे छोड़ देने की उम्मीद बांधी जा रही है। शासन की ओर से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के सघन कोशिशें देश में आपातकाल के दौरान हुई थी। उसके राजनीतिक परिणाम देखकर बाद की सरकार ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। हालांकि जनसंख्या वृद्धि को ये भी एक समस्या मानती रही। 21वीं सदी आने के बाद आबादी में युवाओं की बढ़ती जनसंख्या को एक अच्छी
चीज मानने जाने लगा, मगर कोरोना महामारी के बाद माना जाने लगा कि अधिक जनसंख्या कई तरह से हमारे लिए बड़ा खतरा है। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में विषाणु जनित रोगों के फैलने का ज्यादा खतरा होता है। ऐसे में यह राहत की बात लगती है कि देश के नीति निर्माताओं ने 3-4 दशक पहले ही जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न खतरों को भांप लिया था। इसका फायदा यह हुआ कि इस दिशा में कुछ न कुछ प्रयास होते रहे। जबरन नसबंदी जैसे उपाय भले न दोहराए गए हों, लेकिन जनगणना के मुहिम आधे अधूरे ढंग से चलती रही। आज भी सरकार करोड़ों रुपए इससे जुड़ी विज्ञापनों और परिचर्चाओं पर खर्च कर रही है, हालांकि इसके ठोस फायदे नहीं दिख रहे हैं। परिवार नियोजन नीतियों का भी ठीक ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जनसांख्यिकी लाभांश की बातें अपनी जगह सही है, लेकिन आज के दौर में पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी समस्याओं के जड़ में भी बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या ही है। दरअसल जनसंख्या बढ़ने से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ता है, जिससे बाकी सभी समस्याओं के तार जुड़े हुए हैं। जाहिर है कि जनसांख्यिकी लाभांश की आड़ लेकर हम जनसंख्या वृद्धि से आंखें नहीं मूंद सकते। हमें कुछ ऐसी नीतियां बनानी होगी जिससे जनता स्वयं इस मामले में रुचि ले। आपातकाल के दौरान नए प्रयोगों का अनुभव बताता है कि जनसंख्या नियंत्रण की नीति और जन अवधारणाओं के बीच असंतुलन तथा संवेदनहीनता की स्थिति कायम रहेगी तो बेहतर परिणाम सामने नहीं आएंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 50 वर्षों में सरकार तथा विभिन्न सामाजिक संगठन जनता के साथ ऐसे संवाद स्थापित करने में नाकाम रहे हैं। हमें यह अच्छी तरह से समझना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जो सरकारी नीतियों और योजनाओं के माध्यम से हासिल हो जाएगा। जब तक इस समस्या की गंभीरता आम जनता नहीं समझेगी, तब तक इस संबंध में किसी सार्थक परिणाम की उम्मीद बेनामी है। आज भी देश की बड़ी जनसंख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इन सबके में शिक्षा का प्रसार कम है। बड़ी संख्या में लोग निरक्षर हैं। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े विज्ञापन और परिचर्चाएं किस हद तक प्रभावी होगी, यह विचारणीय प्रश्न है। इन तबकों को गर्भ निरोध के साधन उपलब्ध कराना तथा इनका सही ढंग से इस्तेमाल करना सिखाना भी एक बड़ी चुनौती है। जब तक हम इस चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना एक दिवा स्वप्न ही बना रहेगा। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज जनसंख्या नियंत्रण के अधिकांश कार्य कागजों पर ही चल रहा है, लेकिन इस काम में लगी अधिकांश संस्थाएं भी कुछ अपवादों को छोड़कर लाभ कमाने के लिए कार्य कर रही है। सरकारी नीतियों का आलम यह है कि इस दौर में भी प्रलोभन देकर नसबंदी कराई जा रही है। इस कार्य के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिखाया जाना चाहिए। प्रलोभन के आधार पर इस समस्या को जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकेगा, बल्कि ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक विकास की सीमित पहुंच के चलते समाज के बड़े हिस्से में बच्चों को कमाई का जरिया माना जाता रहा है, जबकि जनसांख्यिकी लाभांश की अवधारणा उन्हें शिक्षित प्रशिक्षित कार्यशक्ति मानने पर आधारित है। ऐसे में पहली जरूरत बच्चों को लेकर लोगों की सोच बदलने, फिर उनके बीच गर्भ निरोधकों का व्यापक पैमाने पर मुक्त वितरण करने और कोई जटिलता आने पर उनका तत्काल समाधान निकालने के लिए व्यापक नेटवर्क विकसित करने की है। आज जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कोई भी योजना लागू करते समय व्यवहारिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लोगों में समय रहती यह समझदारी पैदा की जानी चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि से देश का जो नुकसान होगा सो होगा, पर उससे पहले उनकी अपनी समस्याएं बढ़ जाएगी। यह लेख आपको पर्यावरण, इससे ग्लोबल वार्मिंग, सामाजिक समस्याएं आदि में काम आएंगे। इसका इस्तेमाल आप मुख्य परीक्षा में कर सकते हैं।